अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आसिफ अमानत और आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो स्टडी ऑफ मलेरिया है, मलेरिया के बारे में स्टडी, इसको भी बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए ही स्टडी किया गया था मलेरिया की डिज़ीज़ को। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो टाइम इराज हैं उसके अंदर जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने मलेरिया को किस तरह से स्टडी किया। तो वी नो दैट मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो मलेरिया है उससे लोग अफेक्ट होते हैं। तो उसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूड है, इसमें भी ये एक डिज़ीज़ है, तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को ये बीमारी लाहक हो जाती है। तो इस जो हमारा जो टॉपिक है आज का जो लेसन है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़ टू नो हाउ बायोलॉजी सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द काज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो इसके आज के लेसन के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इस डिज़ीज़ की, कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि मलेरिया है, एक डिज़ीज़ है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया, ख़ास तौर पे इसकी वजह क्या थी, उसको किस तरह से उन्होंने फाइंड किया, और ये किस तरह से डिजीज़ ट्रांसमिट होती थी, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाती थी, इसको स्टडी किया। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसके बाद इन एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो, तकरीबन 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे वो इस बीमारी के बारे में जानते थे। उनको पता था कि ये मलेरिया एक डिसीज़ है जिसके अंदर अचानक से इंसान को सर्दी लगना शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद सर्दी लगते कपकपी तारी हो जाती है। तो उसके बाद उसको हाई फीवर हो जाता है, तो फिर बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ वक्फे के बाद दोबारा से फिर सर्दी लगना शुरू हो जाती है, फीवर हो जाता है, फिर बंदा ठीक हो जाता है। तो ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये बार बार अकर होते हैं। तो इस तरह से जो रीअकरिंग फ्रेम ऑफ इवेंट्स, तो उसकी बुनियाद पे ये डिज़ीज़ एक बंदे में होती है। They described it as a cause of disease of chills and fevers with recurring attacks। तो चिल्स और फीवर के बार बार इंसान के ऊपर हमले होते हैं। इस बीमारी को उन्होंने इसको इस तरह से बयान किया, मलेरिया को, ये एक बीमारी है, उसके अंदर सर्दी और बुखार के जो अटैक्स हैं वो बार बार होते रहते हैं। तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट ने उन्होंने इसको इस तरह से बयान किया। They also observed that disease was more common among people living in low marshy areas। तो उन लोगों ने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ पे लो मार्शी एरियाज़ हैं, जहाँ पे दलदली इलाके हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादातर होती है बेनिस्बत उन लोगों में जो कि मार्शी एरिया में नहीं रहते। उस वक़्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस, उन लोगों का एक ख्याल बन चुका था कि जो ये दलदल का खड़ा हुआ पानी है, ये यहाँ की जो हवा है उसको आलूदा कर देता है, और जो इंसान इस आलूदा हवा में सांस लेगा उसको ये बीमारी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये उन्होंने इसके बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में ख्याल किया जाता था। तो इसी वजह से इसका नाम मलेरिया रखा गया था। मलेरिया इस वजह से रखा गया था क्योंकि माला मीन्स, ये जो दो हैं ये इटालियन वर्ड से ड्राइव है मलेरिया। द फर्स्ट वन इज़ माला एंड सेकंड वन इज़ एरिया। माला मीन बैट एंड एरिया मीन्स एयर। तो ये दो इटालियन वर्ड्स माला और एरिया से मलेरिया का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ था, जिसका मतलब ये बनता है बैड एयर। तो जो भी इस दलदल के खड़े हुए पानी में सांस लेगा उसको ये बीमारी हो जाएगी। तो इस वजह से इसका नाम भी उसी से ही लिया गया था। तो इस ख्याल को ख़त्म करने के लिए कुछ वहाँ पे रज़ाकार थे जिन्होंने अपनी रज़ामंदी से कहा कि हम ये जो दलदल का खड़ा हुआ पानी है यहाँ से पानी पीते हैं।
अगर वाकई ही ये खड़े हुए पानी की वजह से मलेरिया होता है तो हमें मलेरिया हो जाएगा। अगर हमें मलेरिया ना हुआ तो इसका मतलब है ये जो दलदल का पानी है इसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। तो कुछ रज़ाकार थे, उन्होंने वहाँ से पानी पिया, वॉलंटियर्स, उन्होंने वहाँ से पानी पिया। तो पानी पीने के बाद देखा गया कि उनके अंदर मलेरिया डेवलप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ का खड़ा हुआ पानी है इसकी वजह से मलेरिया नहीं हो सकता, और इसकी कुछ और ही वजह है। उस वजह को साइंटिस्ट ने कैसे तलाश किया वो हम अभी देखते हैं। इन 17th सेंचुरी व्हेन न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, तो जब 17th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड जो अमेरिका जिसको हम न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं ये दरियाफ्त हुआ था, तो मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसिन। तो अमेरिका क्योंकि उनके लिए एक नई दुनिया थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स थे जिनको उन्होंने सोचा कि ये हमारे पास एज ए मेडिसिन यूज़ हो सकते हैं, तो उन्होंने अमेरिका से बैक यूरोप सेंड किए। द बार्क ऑफ ट्री नोन एज क्विना क्विना वाज वेरी सुटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स। तो वहाँ से कुछ ऐसे क्विना क्विना नाम के पौधे की जो शाखें थीं वो बहुत ज़्यादा जो बुखार होते थे आम लोगों में उसका इलाज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी, सूटेबल थी। इट वाज सो बेनिफिशियल दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। तो जब ये अमेरिका डिस्कवर हुआ तो यहाँ से क्या वापस यूरोप भेजे गए बहुत ज़्यादा प्लांट्स, उनकी शाखें वापस भेजी गई, तो उनको फिर एज ए मेडिसिन यूज़ किया गया। लेकिन इनमें से एक प्लांट जो कि क्यों ना था, इसकी जो बाग थी वो एज ए मेडिसिन यूज़ हुई फॉर मैनी फीवर्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन उस सूरत में ये पॉसिबल नहीं था कि जितने मरीज़ थे उन लोगों के लिए ये काफ़ी मकदार में शाखें प्रोवाइड की जा सकें। तो हुआ ये कि जो लोग लेके आते थे, जो ताजर लेके आते थे इन शाखों को, उन्होंने ये क्यूना की जगह पे एक और जो प्लांट था उसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, उसका नाम था सिंकोना। तो ये वाला जो प्लांट है इसकी बाग्स को उन्होंने क्यूना के साथ रिप्लेस कर दिया। तो लेकिन क्योंकि इन दोनों जो प्लांट्स हैं इनकी शक्ल आपस में मिलती है, ये क्यूना है और जो पहले वाली पिक्चर थी वो सिंकोना की थी, तो इनकी जो एक दूसरे से मिलते जुलते पौधे हैं, तो इस वजह से कुछ डिसहोनेस्ट जो ताजर थे उन्होंने उसकी जगह पे क्यूना की जगह पे सिंकोना को रिप्लेस कर दिया। तो ये वाली जो उनकी डिसहोनेस्टी थी ये वैल्यूएबल साबित हुई इंसानियत के लिए, क्योंकि जो सिंकोना का प्लांट था वो ज़्यादा यूज़फुल था एज कम्पेयर टू क्यूना। Cinchona bark was found to be excellent for treating malaria. We know that reason. Cinchona bark contains quinine that is effective in treating the disease. तो क्योंकि क्यूना के अंदर जो सिंकोना प्लांट है उसके अंदर एक ड्रग मौजूद थी जिसको हम क्विनीन कहते हैं, ये इस बीमारी के मलेरिया की ख़ास तौर पे बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। तो इस केमिकल की वजह से जो इन शाखों के अंदर ये केमिकल मौजूद था जिसकी वजह से इस जो डिजीज़ है उसका इलाज करना बहुत आसान हुआ। At that time, physicians treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria. तो क्योंकि जो वहाँ के जो तबीब थे उनको एक इलाज मिल गया था, वो उन्होंने मलेरिया की वजह जाने बगैर उसको सिंकोना के साथ ट्रीट करते रहे, इलाज करते रहे डिफरेंट लोगों का। उन्होंने ये जहमत ही नहीं की कि हम देख लें कि इसकी जो मलेरिया है इसकी बेसिकली वजह क्या है। 200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organisms. After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganisms. तो उसके 2 साल बाद साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की कि जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो जरासीमों की वजह से होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। तो
उस वक्त लोगों ने ये ख्याल किया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, तो इस तरह से जो मलेरिया है इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होना चाहिए। तो उसके बाद इन 1878 a French army physician Lebrun began to search for cause of malaria. He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया कि मलेरियल पेशेंट्स को लिया और उसको फिर अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो लेकिन उसने जब इसको ऑब्ज़र्व किया ब्लड को, तो उसके अंदर उसने देखा कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी क्रिएचर्स मौजूद हैं एक मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर। तो उसके बाद हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी जो डिस्कवरी है उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। तो उसके बाद 2 years later, another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient. 3 years after the second discovery, some creatures were observed for the third times. The organisms were given name as Plasmodium. तो पहले लेब्रान ने मलेरियल पेशेंट्स के अंदर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर छोटी छोटी क्रिएचर्स को देखा। उसके 2 साल बाद एक और जो साइंटिस्ट है उसने मलेरियल पेशेंट के ब्लड को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर उसने सेम ऑर्गेनिज्म देखा। और ये सेकंड जो डिस्कवरी थी इन लिविंग क्रिएचर्स की, उसके बाद जो थर्ड टाइम एक और साइंटिस्ट है उसने भी मलेरियल पेशेंट्स के अंदर सेम क्रिएचर्स को देखा। तो इन तीनों की बुनियाद पे ये जो क्रिएचर्स थी जो कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर मौजूद थी उनको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। तो जितने भी मलेरिया पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम मौजूद था जिनको ऑब्जर्व किया गया था। तो ये ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो in the last part of 19th century, when different causes of malaria were being suggested, by that time the 4 major observation about malaria। तो उस टाइम जब 19th सेंचुरी का लास्ट पार्ट के दौरान डिफरेंट जो मलेरिया के वजूहात को सजेस्ट किया जा चुका था, तो उस वक्त जो मलेरिया के बारे में साइंटिस्ट के पास मेजर ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशंस। तो एक तो ये बात क्लियर होगी कि जो मार्शी एरियाज हैं और मलेरिया है इनका आपस में कुछ कनेक्शन है कि जहाँ पे दलदल मौजूद होती हैं, दलदली इलाके होते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों में मलेरिया की रेशो ज़्यादा है बेनिस्बत उन लोगों में जहाँ पे उन इलाकों में जहाँ पे दलदल नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन ये सामने आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो जो क्विनीन केमिकल है ये मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर साबित हुआ, क्योंकि इसी केमिकल को यूज़ करते हुए डिफरेंट मलेरियल पेशेंट्स का ट्रीट किया जा रहा था। और उसके बाद ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट काज मलेरिया। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन ये सामने आई कि ये जो दलदल का खड़ा हुआ पानी है इसको पीने से मलेरिया नहीं होता। तो इसका ये भी ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट थे उनके माइंड में मौजूद थी। तो जो चौथी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। तो मलेरिया का जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर एक क्रिएचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा गया जिसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट के पास थी। We know that a scientist uses whatever the information and observation he has and makes one or more hypotheses. The hypothesis made in this case was Plasmodium is cause of malaria. तो
आपको पता है कि जब भी किसी साइंटिस्ट के पास जो कि बायोलॉजिकल मेथड को, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को का हल निकालने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले अपना हाइपोथेसिस बनाता है, अपना एक मफरूज़ा बनाता है, एक बात को फ़र्ज़ करता है। तो उस वक़्त जो हाइपोथेसिस बनाया गया था, बात को फ़र्ज़ किया गया था, वो था कि प्लाज्मोडियम इज़ काज़ ऑफ मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया की वजह है, इसकी वजह से मलेरिया होता है। साइंटिस्ट डज नॉट नो whether his hypothesis is true or not, but accepts it may be true and makes deductions। तो साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि ये जो हमारे हाइपोथेसिस बनाया है कि ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन इसको उन्होंने समझा कि ये ठीक हो सकता है और उसे डिडक्शंस बनाने की कोशिश की। वन ऑफ द डिडक्शंस फ्रॉम द above hypothesis was, if Plasmodium is cause of malaria, then all person ill with malaria should have Plasmodium in their blood। क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है यही वजह है मलेरिया की, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू यूज टू टेस्ट द डिडक्शंस मेड थ्रू experiments which were designed as the blood of 100 malarial patients was examined under microscope। तो 100 जो मलेरियल पेशेंट्स हैं, मलेरिया के जो पेशेंट्स 100 मलेरिया के जो पेशेंट्स थे उनसे ब्लड लिया गया और उसको फिर बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया। तो एज ए, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके साथ कंट्रोल ग्रुप भी होता है, तो उसके साथ साथ जो 100 नॉर्मल पर्सन से जिनको मलेरिया नहीं था उनका भी जो नॉर्मल पर्सन थे, जिनको जो बिल्कुल हेल्थी थे, उनके अंदर कोई डिजीज़ नहीं थी, उनका ब्लड भी लिया गया, जिसको भी फिर बाद में उनका ब्लड लेके उनको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया था। तो आपको पता है कि ये जो कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप, तो इसकी जो टर्म्स हैं ये पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। इस कंट्रोल ग्रुप वो होता है कि हमने जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है उसको किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिजेंबल किया जाता है, अगर ताकि हम उसका डिफरेंस देख लेंगे। क्योंकि आपको पहले एग्जांपल दी जा चुकी है, उसके अंदर ये था कि अगर एक पौधा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए तो वो ग्रो कर जाता है, और अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाती तो क्या वो ग्रो करता है कि नहीं करता। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब डिज़ाइन किया गया था उसके अंदर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उसके अंदर जो एक प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की गई थी, उसको प्रोवाइड नहीं की गई थी, लेकिन एज ए कंट्रोल, क्योंकि हमने इसके जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है इसका जो रिज़ल्ट है उसको किसी के साथ कंपेयर करना है, तो फिर हमने उसकी जगह पे कंट्रोल ग्रुप को भी उसके साथ रखा था जो कि ऐसा प्लांट था जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं की थी। जब हमारा एक्सपेरिमेंट एंड हुआ था कुछ दिनों के बाद देखा गया कि जिस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड दी गई थी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो गई, और जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और वो ग्रो नहीं कर सका। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो 100 मलेरियल पेशेंट्स हैं उनको हमने एक्सपेरिमेंट ग्रुप का नाम दिया, और इसके जो ब्लड लिया तो उसको स्टडी किया तो उनके अंदर मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, वो मौजूद था। ये हमारा एक्सपेरिमेंट ग्रुप हो गया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा ग्रुप हेल्थी पर्सनस का ग्रुप, जिनके अंदर जिनका जो नॉर्मल लोग हैं, हेल्थी लोग हैं, उनके अंदर कोई मलेरिया नहीं है, तो एज ए कंट्रोल ग्रुप उनका भी ब्लड ले लिया गया ताकि हम देखें क्या हेल्थी लोगों के अंदर और जो मलेरिया से इल पर्सन हैं उनके जो ब्लड है उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है कि नहीं है, ताकि हमें पता चल सके। The results of experiments show that almost all malarial patients had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood।
तो जो कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन जो हेल्थी पर्सन थे उनमें से जो 100 में से जो 7% थे उनके ब्लड के अंदर भी मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम हैं वो मौजूद थे। तो क्योंकि हमें पता है कि वो जो 7 लोग थे उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम मौजूद था, वो मलेरियल जो प्लाज्मोडियम थे वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर थे। इंक्यूबेशन पीरियड वो वाला पीरियड होता है द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक जरासीम किसी इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो वो दाखिल होते ही बीमारी नहीं बना देता, उसके दाखिल होते ही बीमारी नहीं होती, बल्कि उसको टाइम लगता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पहले ग्रो करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, फिर वो लिविंग बॉडी को जब नुकसान पहुंचा चुका होता है तो फिर उसके रिजल्ट पे हमारे पास डिजीज आती है। द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो इस जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो प्लाज्मोडियम है यही वजह है मलेरिया की। तो इससे एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना कि इसकी वजह क्या है, कि जो मलेरिया है ये किस वजह से होता है। तो उसका हमें पता चल गया कि ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। जो कि नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो ये था कि ये प्लाज्मोडियम एक मलेरिया के पेशेंट से दूसरे मलेरिया के पेशेंट्स में किस तरह से मुंतकिल होता है, कैसे मुंतकिल होता है मलेरिया। तो उस वक्त जो इसके बाद जो बायोलॉजिस्ट के पास ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। जो मलेरिया है इसका ताल्लुक दलदल के साथ है, कि जहाँ पे दलदल है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा मलेरिया होता है, जहाँ पे दलदल नहीं है वहाँ पे मलेरिया नहीं, कम होता है या ना होने के बराबर होता है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। जो कि मार्शेस हैं, जो कि दलदल हैं, उनके अंदर जो खड़ा हुआ पानी है उसको पीने से मलेरिया नहीं होता। तो इससे इन ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मार्श वाटर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग। ये उस कुछ किसी ऐसी चीज़ से कैरिड आउट होना चाहिए जो कि कम्स टू मार्श वाटर, जो कि मार्श दलदल के खड़े हुए पानी की तरफ आती है, उसकी वजह से ये जो मलेरिया है वो होना चाहिए। तो इस बात को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की गई थी। उनमें से जो इन 1983 अ फिजिशियन AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन, सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर। तो इसकी ने जो 20 ऑब्जर्वेशंस की थी उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये 3 हैं। पीपल who slept outdoor were more likely to get malaria than who slept indoor। वो लोग जो अपने घर के कमरे से बाहर सोते हैं, कमरों के अंदर नहीं सोते, रूम्स में नहीं सोते, बल्कि बाहर खुले सहन में सोते हैं, उनके अंदर मलेरिया की जो रेशो है वो ज़्यादा है बेनिस्बत उन लोगों के जो कि रूम्स के अंदर सोते हैं। तो उसके बाद पीपल who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use these such nets। जो लोग बहुत ही फाइन नेट्स का इस्तेमाल करते थे, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करते थे, उनको भी मलेरिया नहीं होता था। और उन जो लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते थे उनको मलेरिया हो जाता था, लेकिन जो फाइन नेट्स को इस्तेमाल करते थे, रात को सोते हुए मच्छरदानी का इस्तेमाल करते थे, उनको मलेरिया नहीं होता था। और जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी
कि वो लोग जो कि स्मोकी फायर के पास होते हैं, आग वाली धुएं वाली आग के पास होते हैं, उन लोगों को भी मलेरिया नहीं होता था। ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी AFA किंग की 20 ऑब्जर्वेशन, जो उनमें से जो 3 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी उनमें से ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद based on these observations, King suggested a hypothesis: mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of disease। तो क्योंकि ये जो मॉस्किटोज़ हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, तो इसलिए ये इस बीमारी के फैलाव के जिम्मेदार हैं। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड considering hypothesis as true. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes। तो hypothesis ये बनाया गया था कि जो mosquitoes हैं ये मलेरिया प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, तो इसकी वजह से ये इस बीमारी के फैलाव के जिम्मेदार हैं। लेकिन इस हाइपोथेसिस से आगे जो डिडक्शंस की गई थी वो ये थी कि जो प्लाज्मोडियम है ये मस्किटोज़ के अंदर भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये मौजूद होना चाहिए। अब मस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। और जो मस्किटो है इसके अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आएगा कि जब वो मलेरिया के पेशेंट्स को बाइट करेगा। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, रोनाल्ड रूस, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, रोनाल्ड रूस ये वो वाला साइंटिस्ट है जो कि जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, यहाँ पे जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी उनके अंदर एक तबीब था, एक डॉक्टर था, उसका नाम था रोनाल्ड रूस। उसने जो कि इंडिया में बरसगीर में काम करता था, उसने एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए 1888 में। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito. Some day later, he and found plasmodium multiplying in mosquito stomach. तो उसने क्या किया कि ये जो रोनाल्ड रूस है इसने बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, और उनके एक्सपेरिमेंट ये थे कि उसने एक मस्कीटो को अलाउ किया कि वो किसी मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करे। तो जब उसने किसी मलेरिया के पेशेंट्स को बाइट किया तो उसके बाद उसने जो उस मच्छर को मार दिया, किल कर दिया, और उसके स्टमक में देखा कि उसके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इससे ये बात वाज़ह तौर पे क्लियर होगी कि जो हमारे पास मॉस्किटो है ये ही मलेरिया की ट्रांसमिशन में अपना अब ट्रांसमिशन करता है, मलेरिया को डिजीज़ को फैलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था वो ये था कि जो मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, कि वो बाइट करे एक हेल्थी पर्सन को। अगर ये हाइपोथेसिस सच्चा था, सही था कि हेल्थी पर्सन, तो जो पीछे वाला जो हाइपोथेसिस है जिसको टेस्ट किया जा रहा है ये ठीक था, तो लेकिन उसके बाद ये वाला जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है अगर ये हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो हेल्दी पर्सन के अंदर भी मलेरिया को डेवलप होना चाहिए। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस। जहाँ पे जो नताइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हों, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हों, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने से साइंटिस्ट गुरेज करते हैं, नहीं करते। रूस यूज स्पैरोज एंड रीडिज़ाइंस हिज एक्सपेरिमेंट्स। जो रूस है उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को रीडिज़ाइन किया। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन स्पैरोज सफरिंग फ्राम मलेरिया। तो जो रूस है उसने अलाउ किया कि जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है वो उन स्पैरोज को बाइट करें जो कि मलेरिया से सफ़र थी। सम ऑफ द मॉस्किटो वर किल्ड, मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स। उनमें से कुछ मॉस्किटोज को किल किया गया
और वक्फे वक्फे से किल किया गया और उनको स्टडी किया गया। रूस फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव टू इनटू स्टमक सैलिवरी ग्लैंड्स। तो इससे जो रूस है, रोनाल्ड रूस है, उसको पता चला कि जो प्लाज्मोडियम है इसने पहले जो उसके स्टमक है उसके अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद वो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर किया गया चला गया मॉस्किटो के। ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव एंड अलाउ देम टू बाइट हेल्दी पर्सन। तो जो रोनाल्ड रूस है उसके ये जो हमारे पास पीछे जो हाइपोथेसिस था उसके नतीजे में अगर हम एक इन्फेक्टेड स्पैरो मॉस्किटो को हेल्थी पर्सन से बाइट करवाएं तो इस हेल्थी पर्सन के अंदर भी मलेरिया को डेवलप हो जाना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया और ये एक्सपेरिमेंट किया स्पैरोज के अंदर। तो जो रोनाल्ड रूस है उसने क्या किया कि ऐसा एक मॉस्किटो को लिया और उसको इन्फेक्टेड स्पैरो के साथ बाइट करवाया। इन्फेक्टेड स्पैरो के साथ बाइट करवाने से इसके अंदर प्लाज्मोडियम चला गया। तो ये वाला जो मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है उनमें से कुछ को उसने किल करके वक्फे वक्फे से किल करके उनके स्टमक को स्टडी किया, तो देखा कि उनके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर बाद में देखा गया कि जो प्लाज्मोडियम स्टमक से मूव करते हुए कहाँ पे चले गए, उनके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। तो जब ये मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, इसको हेल्दी स्पैरो के साथ बाइट करवाया तो कुछ देर बाद देखा तो इसको भी मलेरिया इसके अंदर भी डेवलप हो चुका हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्सपेरिमेंट्स को हम इस तरह से पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि एनोफ्लीज जो एक मॉस्किटो की एक डिफरेंट ये एनोफ्लीज और क्यूलेक्स ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं मॉस्किटोज़ की, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स होते हैं। तो एक जो मेन स्पीशीज़ है उसके अंदर फर्दर डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर आप गाय की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनमें आप ये देख सकते हैं, कुछ बड़ी किस्म के होते हैं, कुछ छोटी किस्म के होते हैं। उसी बेस पे एक क्यूलेक्स मॉस्किटो है और एनोफ्लीस, ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं मॉस्किटोज़ की। जो क्यूलेक्स है उसको बाइट करवाया एक मलेरिया से इन्फेक्टेड स्पैरो के साथ, उसको फिर ये वाला जो जिसके अंदर ये डेवलप हो गया मल्टीप्लाई हो गया प्लाज्मोडियम उनकी स्टमक वाल के अंदर, फिर वो चले गए उसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। तो स्लैवा के अंदर जब ये प्लाज्मोडियम मिल गए तो इस जो मॉस्किटो है इसने जब हेल्थी स्पैरो को बाइट किया तो उसके बाद ये वाले जो स्पैरो है ये इल हो गई मलेरिया के साथ, उसको इसके अंदर मलेरिया डेवलप हो गया। तो वो वाला मैन जो कि इल था मलेरिया के साथ उसको एनोफ्लीज ने बाइट किया, तो एनोफ्लीज के स्टमक के अंदर जो एनोफ्लीज के स्टमक के अंदर उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर वो उसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर गए। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जब गए तो उसको हेल्थी पर्सन से जब बाइट करवाया तो उसके अंदर भी ये वाली डिजीज़ डेवलप हो गई, तो उससे भी वो उसके अंदर डिजीज़ ये वाली डेवलप होगी। It is Aedes mosquitoes which transmits the dengue fever. See how it is different from Anopheles. ये बेटा आप लोगों से एक सवाल है कि ये वाला जो मॉस्किटो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये वो वाला मॉस्किटो है जो कि डेंगू फीवर को काज करता है, तो जिस तरह से ये मलेरिया को काज करता है। तो आप इन दोनों मॉस्किटोज़ में फ़र्क तलाश करें कि ये दोनों मॉस्किटो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट थे। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।